नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो ये माहौल है इस देश का फिर गर्मा गया है। ये सीजेपी वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि सीजेपी में जो है हर समाज के लोग जो है, और खास करके जो है बीजेपी से नाराज जो सवर्ण समाज के लोग थे वो वाले यूजीसी एक्ट वाले वो भी इसमें घुस गए। तो ये मोदी को सबक सिखाना। लेकिन अब जो मसला आया है, कहा जा रहा है कि 30 लाख 40 लाख पार कर गया। आदर्श है मेरे सामने, इनसे ही जानना चाहेंगे कि सही आंकड़ा क्या है। मैं ऐसे लोगों पे, भैया चाहे वो हर्षित दुबे हैं, कौन है नहीं है, मैं किसी का महिमा मंडन, कल मुझे बुलाया गया कि जो है इंटरव्यू करें हर्ष दुबे का, लेकिन मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। लोगों को बहुत मैंने देखा है कितने तेज बनते हैं। तो आदर्श जी, क्या लग रहा है, ये तेज बनने का मसला है, क्या? एक नया लीडर बन जाएगा सवर्ण समाज में हर्ष दुबे, या सही में जिस समाज से आप आते हैं, बहुजन समाज से या एससी समाज से, उसको खतरा है इस आरक्षण हटाओ अभियान या फेसबुक पेज या जो भी मैं कह लूँ, मैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। आप बताइए। आप आरक्षण हटाओ आंदोलन से खतरा तो मतलब खतरा नहीं है, ऐसा जो मानसिकता है ना, ये जो मानसिकता है कि आरक्षण हटाओ, तो ये आरक्षण किस बेस पे मिला था, उस किस बेस पे मिला था? ये बेस वो था कि जो ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, ठीक है। ये जो जाति के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था और जाति के आधार पे जो गांव में जमीन का बंटवारा हुआ था, जो घरों में आपने देखा होगा कि देश में, भारत में बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेटमेंट है कि हम भारत के हर एक गांव में एक साउथ अफ्रीका बसता है। उस साउथ अफ्रीका में जिसको दलित बस्ती जो है उसको साउथ अफ्रीका उन्होंने बोला था। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन था, उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए ये जो रिजर्वेशन था वो लाया गया था। और उसमें दिया जा रहा है कि ये तो जो इकोनॉमी के आधार पे है, अब तो इकोनॉमी के जो है कि इनइक्वालिटी है नहीं, उस आधार पे किया जाए। और जिस पेज की आप बात कर रहे हो कि उस आधार पे रिजर्वेशन को हटाया जाए, जिस पेज की आप बात कर रहे हो वो पेज क्या था? वो पेज अभी 2-3 दिन पहले उसने डाला कि हम सबकी जाति खत्म करें, उसके बाद उसके फॉलोवर गिरने लग गए। वास्तव में ये पेज कोई मायने नहीं रखता। वास्तव में जो लड़का हर्ष दुबे है कि पता नहीं कौन है, मायने नहीं रखता। ये बात है कि 70 बरस लगभग हो गए आरक्षण को। तो मुझे लग रहा है कि आज जो जाति बनती है, इस तरह के बैसाखी के सहारे आदमी कम, जो जब आप लड़ेंगे जंग में, आपको क्या लग रहा है कि जो सवर्ण समाज तथाकथित है, तो वो कैसे आ गया? वो किसी आरक्षण की सीढ़ी से तो उसके पास न जमीन आया न बुद्धि आया। कितने कत्लेआम, कितने जो है पढ़ाई लिखाई में जो भी है, चाहे वेद से लेकर के कितने उन्होंने रिसर्च किए, वो एक गोल्डन पीरियड से भी गोल्डन पीरियड है दुनिया में कहीं रहा नहीं। ब्राह्मणों के लिए सिर्फ, ब्राह्मण भी जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनके लिए, आर्य भी थे। हाँ, वो भी तो भाई संघर्ष किए, तो वेद ऐसे तो नहीं लिखे। मैं बता रहा हूँ, आरक्षण सिर्फ 70 साल से नहीं है ना। आरक्षण सिर्फ 70, सुनो थोड़ा, आरक्षण सिर्फ 70 साल से नहीं है, आरक्षण है हजारों साल से। जिस आरक्षण के दम पे जो पढ़ने का एक आरक्षण था, एक विशेष वर्ग के लोग ही पढ़ेंगे, वह उस आरक्षण को, मंदिरों में जो आरक्षण था उस आरक्षण को हटाओ। मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन आरक्षण खत्म करो ना, जो मंदिरों में आरक्षण है उस आरक्षण को पहले खत्म करो। जो जमीन की इनइक्वालिटी है, जो जमीनों में गैर बराबरी है, किसी के पास बहुत सारा जमीन है, किसी के पास वो जमींदार ही वो कहलाता है, किसी के पास घर बनवाने के लिए जमीन नहीं है, उस आरक्षण को पहले खत्म करो। सबके पास जो इक्वालिटी है, आप कह रहे हो कि हम सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन खत्म करेंगे, लेकिन ये तो आया 1950 में। उससे पहले जो रिजर्वेशन है, जो पढ़ने का अधिकार है, कमाने संपत्ति रखने का जो अधिकार है, जो जमीनों का अधिकार है, जो वेद पढ़ने का अधिकार है, मंदिरों में जो रिजर्वेशन है, मैं आपने कई पॉइंट बोल लिए, मैं एक एक करके जवाब दूं। तो वो जो रिजर्वेशन है ना उसको खत्म करो। मैं जमीनों पे भी आ रहा हूँ। तो उस रिजर्वेशन को आप खत्म करोगे। उसके बाद से जो 1950 में, एक मिनट सुन तो, जो 1950 में जो रिजर्वेशन आया है, यह आया है जाति भेदभाव खत्म करने के नाम पे, सामाजिक उन्मूलन कार्यक्रम है, कोई आर्थिक उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आपके वो जो चीज आप हटाना चाहते हैं, जाति, जो शोषण, दमन, वो लड़ के हटाया जाता है। ये तो लड़ कर रहे हैं। ये जो आरक्षण है, ये हीन भावना, दलितों के अंदर हीन भावना डाला जा रहा है। एक मिनट, अगर हीन भावना डाला जा रहा है तो जो सवर्ण समाज के आपके जैसे लोग हैं वो 10% रिजर्वेशन क्यों लिए हैं?
उस हीन भावना को आप छोड़ो ना। आप जो अगर हीन भावना, एक मिनट, अगर आप रिजर्वेशन की बात करो, हीन भावना आ रहा है उससे, तो आप मंदिरों में रिजर्वेशन अगर हाउस से हटाओ ना, उसमें सबको रिजर्वेशन दो। आप सुप्रीम कोर्ट में, एक मिनट, आप आदर्श गलती क्या कर सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए, जैसे आप एक बात बोलेंगे तो आप बोलते जाएंगे, अगले का जवाब नहीं सुने। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपका जवाब ही तो दे रहा हूँ। जो आपने बोला कि हीन भावना आ रहा है, सवाल किया ना, जैसे अगर हम ऐसे करेंगे तो डिबेट नहीं होगा। डिबेट भी होगा। मैं पूरा, हम एक एक करके बात करें। आपने बोला हीन भावना, तो हमने हीन भावना का जवाब ही तो दिया। अभी जैसे आपने कहा ना कि जैसे मंदिर में आरक्षण है, मुझे उसको काउंटर करने दीजिए। जैसे कि मंदिर में आरक्षण है, दो बात है। पहली बात कि मंदिर में जो बनाया अपने पैसे से बना लिया, अब उसमें पूजा करे, उसमें हक दे, उसमें मुंह दे, वो उसकी नहीं। मेरी बात सुनिए, आप मंदिर में कोई कह रहा नहीं जाने के लिए और आप चले जाए, आपकी गलती निकलेगी। आप जाते क्यों उस मंदिर में? एक मिनट, बहुत रिलीजन बना, मैं तो कह रहा हूँ सभी दलित भाइयों को, आप बहुत रिलीजन जो है। आपने बोला कि मंदिर अपने पैसे से बना लिए, तो मंदिर को अगर हम राम मंदिर का एग्जांपल ले लेते, अभी नया नया बना है, ठीक है, तो राम मंदिर को जो बना, तो क्या राम मंदिर को अपना खेत बेच के दिया? नहीं दिया ना। राम मंदिर, सुनिए सुनिए, अब हमारा जवाब, राम मंदिर की बात नहीं, अब जवाब तो सुन लीजिए। जो भी देश में मंदिर है वो ताजा ताजा बना, इसलिए मैंने उसका उदाहरण ले लिया कि जो मंदिर बना उसमें सारे हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन रहा। दलित समाज, एक मिनट, दलित समाज को हिंदू माना जाता है, आज भी उसके सर्टिफिकेट में जाति के आधार नीचे हिंदू लिखा जाता है। तो अगर वो भी हिंदू है और हिंदुओं ने ही मंदिर बनाया है, तो मंदिर में एंट्री क्यों नहीं करता? उसी पर मंदिर में पुजारी क्यों नहीं बनता है? उस रिजर्वेशन पे मैंने बात किया था, उस रिजर्वेशन को आप हटाते नहीं हो। पहली बात सुन लीजिए, मैं दोनों पर, मैं आपके पक्ष में ही सारा बात बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हो। जो मंदिर है, राम मंदिर जो चंदा लेके बनाया है, उसको हर कीमत पे लड़नी चाहिए। मैं इस बात का समर्थक हूँ। सभी दलित भाइयों से मैं हाथ जोड़ के विनती भी कर रहा हूँ, आपको प्रेरणा दे रहा हूँ कि राम मंदिर जो बनाया गया, ये चंदे से बनाया गया है, घर घर ईंटें लाई गई थी। इसमें पुजारी बनने के लिए, पुजारी ना सही, कमिटी में बनने के लिए जान लड़ा दीजिए। सभी जातियों का होना चाहिए। लेकिन जिस मंदिर में, गांव में लाखों मंदिर होंगे, करोड़ों मंदिर होंगे, कम से कम 1 आध करोड़ मंदिर, हर चौराहे पर मंदिर है हमारे धर्म में, तो मैं पूछता हूँ, कोई अपने घर में मंदिर बना लिया और जो है नहीं जाने दे रहा है, तो आप मत जाइए। अरे घर की मंदिर की हम बात नहीं हो रही। राम मंदिर में आपने देखा, राष्ट्रपति जैसे लोग अगर जाते हैं, बालाजी जैसे मंदिरों के, बड़े बड़े मंदिरों में राष्ट्रपति जो दलित है अगर जाते हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर वो लोग मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर को धुलवा दिया जाता है। मैं राष्ट्रपति महोदय जी, आपके लिए शर्मनाक है कि आप गई क्यों वहाँ? वही बात है, आपने आपको पुकारा कैसे चली गई? अखिलेश यादव जी से कह रहा हूँ कि आप कहते हैं मैं कृष्ण के वंशज हूँ, क्षत्रिय हूँ, और आपको उस मंदिर में जहाँ पर दिक्कत हुआ वहाँ जाना पड़ गया, ये आपके लिए शर्मनाक है। एक पैरेलल मंदिर खड़ा कर दीजिए भैया, हम अपना मंदिर खड़ा कर ले। मैं तो गर्व से कह रहा हूँ कि जो 1990 के बाद दलित समाज को उसी हिसाब से बढ़ना पड़ेगा। पिछड़ी जातियां आज जमीन होल्डिंग के हिसाब से, चाहे यादव हो, जाट हो, गुज्जर हो, कुर्मी हो, आज जमींदार है। उन्होंने भीख से नहीं लिया है वो जमीन। उसी तरह से आज कई सारे जो ओबीसी समाज के ये लोग कहने लग गए हैं, खास करके हमारे बिहार में, कि भैया हमको वोट नहीं देता है ये सब जो है एससी लोग, अब सवर्ण यादव एकता करो को क्यों कह रहे हैं? वो ये भी कह रहे हैं हमें नहीं जरूरत है आरक्षण, हटाना हटाओ, हम तो पहले बिहार में सब। क्या तेजस्वी यादव ने बोला? तेज प्रताप यादव ने बोला? तेजस्वी यादव आज यादव ने बोला? अरे कोई भी यादव नहीं बोल रहा है। जो कुछ लोग हैं जिनको आरएसएस में बरगला, आरएसएस इस देश में 1 करोड़ यादव बोल रहे हैं इस तरह की। अरे नहीं बोल रहे हैं। देखिए आप किसी भी बड़े नेता का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं बता रहा हूँ कि वो यादव कौन है, वो यादव है जिनको आरएसएस बरगलार दी है, जो आरएसएस एक कंक्रीट चीजों को न बता करके फर्जी नैरेटिव फैला दिया है, वो यादव लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें डाटा नहीं है। सुन लीजिए, अब बताइए कौन सा बड़ा नेता है बिहार में, यूपी में, देश के अन्य नेता नहीं? आप बताइए बड़ा नेता कौन है? मैं उससे बड़े नेता का बड़ा बता रहा हूँ। लालू यादव जी आज पैदा हुए 90 में, ठीक है? लालू यादव 90 में पैदा हुए, पहले समझ लीजिए। लालू यादव जो 90 के पहले लालू यादव थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। सीएम बने, पावर आया, 15 साल उसके बाद वैल्यू आई। उससे पहले यादव वहां जमींदार रहे हैं। उनके जो पप्पू यादव का परिवार देख रहे हैं, ये सिर्फ कहते नहीं है, मैं उनकी बहुत सी बातों से उनसे मतलब पसंद नहीं करता, लेकिन सही में उनको 9000 बीघा जमीन रहा है। कुछ चीजों को सेलेक्टिव ले रहे हैं, लेकिन जो एक बहुत मास पॉपुलेशन है, उस मास पॉपुलेशन के बारे में कोई नहीं सोच रहा है।
ठीक है, आप आ जाती है आरएसएस आ जाती है। एक जाति, आप इस बात को मानते हैं कि छुआछूत दलित के साथ होता था, मानते हैं ना? मैं तो बिल्कुल मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, आज भी होता है। किसी भी यादव के साथ, किसी भी कुर्मी के साथ, किसी भी कुशवाहा के साथ कभी आपने सुना है कि जो है इस तरह का भेदभाव हुआ? अभी हुआ है। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव मंदिर में जा रहे हैं, उनको उनके साथ छुआछूत हो रहा है, उनकी कमी है। अगर मंदिर में कोई हिंदू बोल रहे हैं, हिंदू बोल रहे हैं, हिंदू के नाम पे अगर जा रहा है, सुनिए, अगर हिंदू के नाम पे कोई जा रहा है और उसके जाति सर्टिफिकेट में हिंदू लिखा है, तो जो भेदभाव कर रहा है उसकी गलती है कि जो जा रहा है उसकी गलती है? अन्याय करने वाले की गलती होती है, अन्याय करने वाले की गलती नहीं होती है, उसकी कम होती है। अन्याय करने वाले की ज्यादा गलती होती है। तो अन्याय उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाया, आप क्या पता, आप जानबूझ करके मीडिया में दिखाने के लिए जा रहे हैं। आप एक पैरेलल मंदिर खड़ा कर दीजिए और लोगों को आह्वान कीजिए कि उनके मंदिरों में तो आप क्या मानते हैं कि रिजर्वेशन हट जाना चाहिए? मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि रिजर्वेशन, मैं इस पर नहीं बोलना नहीं चाहता, इसलिए। अरे अभी तो आप कैमरा बोल रहे थे, मैं कुछ और बोल रहा हूं, आप जब समझ नहीं रहे हो कि 70 वर्षों में जो आरक्षण हुआ है, इस देश के लिए दीमक है कि नहीं है? आरएसएस, मैं किसी संगठन के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। आरएसएस को जाति जो है, आरएसएस कहता है इस देश में हम जो सामाजिक बदलाव कर रहे हैं, आरक्षण उस पे एक मिनट, हम आरएसएस के बारे में बात करें कि आरएसएस कहता है कि इस देश में सामाजिक बदलाव हम कर रहे हैं, और आरएसएस के नेता जो आ करके महिलाओं के बारे में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करती हैं, उनकी बारे में इतनी घिनौनी और गलीज टिप्पणी करता है। आपका क्या राय है? मेरा ये राय है कि आरएसएस को कि आप जो है उसमें जो भर्ती करते हैं कैडर जो है, उसमें दलित समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा भरें, क्योंकि आज के समय में पिछड़ी जातियां, दबंग पिछड़ी जातियां ब्राह्मणों से बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्षत्रियों से ज्यादा ताकतवर है। कहाँ ताकतवर है? अरे पूरा तो होने दीजिए। आप एक मिनट, आप ही की इस बातों को दे दे रहे, जवाब दे रहे हैं कि आप संविधान में सबसे छोटी संवैधानिक पीठ कितनी होती है? 3 जजों की होती है, 3 जजों की सबसे छोटी। एक मिनट, अरे बोलने नहीं देंगे, नहीं, आप जवाब तो सुन लीजिए। सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 3 जजों की होती है। आप 3 जजों की एक सबसे छोटी संवैधानिक पीठ बैठाइए जिसमें SC ST OBC वर्ग के लोग हो, जो समर समाज के लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया, वो ना हो। आप बैठा पाएंगे? मैं आपको आप बोल रहे हैं, नहीं आप बोल, अरे सर आप जवाब तो सुन लीजिए। आप बोल रहे हैं कि जो SC ST OBC के लोग हैं वो कहीं ताकतवर है, कहाँ ताकतवर? दूसरी में है नहीं। आप सबको लपेटिए मत। अरे वही तो पिछड़े हैं, वही तो दबे कुचले हैं। आप वर्गीकृत हैं। आज SC का शोषण आज भी हो रहा है और दबंग OBC कर रहा है, आपको नहीं पता है? अरे नहीं, वो इक्का दुक्का अगर केस आ जाए, आप कलेक्टिव केस को ले रहे हैं। सबसे ज्यादा शोषण ब्राह्मणिज्म पे, जो ब्राह्मणवाद है, अलग है, ब्राह्मण अलग नहीं, ब्राह्मणिज्म मैं बोल रहा हूँ, ब्राह्मणवाद जो है, मनुवाद है, सबसे ज्यादा शोषण उससे हुआ है। हजारों सालों से शोषण है, उसमें लिखित रूप में शोषण दिया गया है। हजारों साल उसी में आप हो जाइएगा। वो देखिए, आप और भी दलितों को शोषण के कगार पर लाके खड़ा कर रही तरह की बात। मैं एक मिनट, मैं सारे दर्शकों से कहना चाहता हूँ जो इन्होंने बोला कि लोग आरएसएस में सबसे ज्यादा SC ST OBC के लोग शामिल हैं। OBC की बात नहीं कर रहा हूँ, दलितों की बात, कम से कम जो हम दलित समाज आज भी शोषण का शिकार है। OBC जातियां, जो ताकतवर OBC जातियां है, सबसे ज्यादा अभी 70 से 80% SC एक्ट बिहार यूपी में यादवों के ऊपर लगा हुआ है, जाटों के ऊपर लगा हुआ है, गुजरों के ऊपर लगा हुआ है। सारे दलित भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी आरएसएस की जहां छाया रहे उससे 36 किलोमीटर दूर रहिए। आरएसएस की छत्र छाया में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक फर्जी और फेक नैरेटिव के दम पर अपना संस्था चलाता है। अगर उसमें जाना है तो आप बोलिए कि अगर आपका आरएसएस एक संगठन है तो आप इसका रजिस्ट्रेशन दिखाइए। अगर उसके पास उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, आप उसका जवाब मांगिए। अगर जवाब नहीं दे पा रहे तो उसमें बिल्कुल भी जाने की जरूरत है। तो फर्जी नैरेटिव पर देश को खड़ा किए। अभी तक मैं इनके सिर्फ इसी बात पे सहमत हूँ। इन्होंने एक ही बात सिर्फ अच्छा कहा है कि जो आरएसएस के साथ नहीं जाना। अगर आपको लगता है कि दुश्मन है, दुश्मन नहीं है, वो फर्जी नैरेटिव फैलाता है, फर्जी नैरेटिव फैलाता है, तो आप सबसे पहले काम कीजिए जो भगवान सिद्धार्थ ने, भगवान बुद्ध ने जो सनातन धर्म से हिंदू धर्म में जो पोंगापंथी था उसका विनाश कर दिया इस धरती पे और पूरी दुनिया में बौद्ध रिलीजन को फैलाया। तो मैं 2 रिलीजन को इस दुनिया में सबसे सुंदर मानता हूँ, सिख रिलीजन और बौद्ध रिलीजन। बौद्ध रिलीजन को थोड़ा कम और सिख रिलीजन को इसलिए कि सिख रिलीजन जो है हिंसा के प्रत्युत्तर में हिंसा की बात करता है और बौद्ध रिलीजन जो है उसमें जो है मार खाने की बात होती है। बाकी जो है सभी जगह जो है बौद्ध रिलीजन बहुत अच्छा है। सभी संपूर्ण दलित जातियों से मैं कहता हूं कि आप
बौद्ध रिलीजन वो एक्सेप्ट तो कर ठीक है, लीजिए। बौद्ध की अगर बात आप कर अगर रहे आप हैं। सही में चाहते हैं कि आपको ताकतवर बने, बौद्ध में जाने से ताकत कैसे मिल मेरी जाएगी? बात सुन, इसलिए होगा कि जब आपको लग रहा है कि मुझे मानसिक रूप से गुलाम बना के शोषण किया जा रहा है, तो आप अपना एक पैरेलल खड़ा कर लीजिए, तभी आप उससे मुक्ति पा सकेंगे। क्या क्योंकि पैरेलल खड़ा कर लीजिए? अगर शोषण जो है कि जाति के शोषण आधार पर हो धर्म रही के है, आधार पर भी तो होता है जाति के ना, कि हाँ जाति होता के है, आधार पर। जाति के आधार पर। अरे अब हिंदू मैं धर्म में जाति मंदिर के में आधार नहीं पर तो जाने होता है, दिया जाता है, तो तो वो तो जाति के आधार पर होता है ना, धर्म के धर्म आधार हो पर गया, हो जाता है। धर्म ने अरे बता यार, दिया। अच्छा, धर्म आप में सारे यादव लोग, को सुनिए, धर्म के नाम ब्राह्मण पे जो सारे है, लोग हिंदू लिखते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। ब्राह्मण यादव को नहीं रोकता, इवन जो है कम संख्या वाले तेली, सूरी, माली, धोबी जो एससी में आते हैं उसको नहीं रोकता। कभी कभार हो सकता है धोबी को भी रोका जाता है, लेकिन एससी समाज को ही रोकता है जिद पढ़ करके, और उसमें सहयोग अरे कोई न कोई करता तो यादव है। समाज को रोका गया, कथा कहने से रोका गया। जो कुशवाहा समाज की बेटी थी उसको कथा कहने से रोक दिया गया। आप कह रहे हैं आप जबरन सिर्फ एससी समाज के, एससी समाज आप को। जबरन उनको साथ लेने के लिए तैयार है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, एक वो आप मिनट, एक साथ मिनट। ही नहीं है कहीं से भी। अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हम उनका आवाज नहीं उठाएंगे? वो आप उनके- इस लायक भी नहीं मानते कि आप उनकी आवाज उठाएं। क्यों नहीं उठाए? जब आपको सीएम बना, बिल्कुल सुनिए, मानते हैं, सीरियसली एक मिनट, एक- किसी एक बड़े नेता का स्टेटमेंट दिखाइए जो हमें इस लायक नहीं मानते कि हमारी आवाज, हम उनके मैं आवाज- बता देता हूँ। हाँ, बताइए। उनके सबसे बड़े नेता जो आज तक हुए, मुलायम सिंह यादव, माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी के साथ इतना बुरा, इतना गंदा आज तक क्या वो हिस्ट्री बन गई। वो उसी सोच का परिचायक था कि हम जाति नहीं क्षत्रिय थी, हैं, वो हम राजनीति कृष्ण के थी। वंशज हैं। किस गेस्ट हाउस कांड की बात कर रहे हो ना? आप मुझे कितने % यादव हैं जो ये कैमरे पे कहवा देंगे कि मैं कृष्णवंशी क्षत्रिय नहीं हूँ? आप तो कहवा उनको देंगे। बरगलाया गया है ना शुरू से। अरे जो बाबा, आपको ब्राह्मण सुनिए, कहता कुइया में डूब जाइए, आप कुइया में डूब जाइएगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप कितने % जाटों से कहवा देंगे कि हम क्षत्रिय नहीं है? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े कितने लिखे, सुनिए ना, % जाट पढ़े लिखे लोग नहीं है यादव? जो पढ़े लिखे यादव हैं, जब आप उनसे बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि हमारी आवाज उठा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, हम उसे रोकेंगे नहीं। अभी एक यादव कथा कहता है, उसका सर मुंडवा दिया जाता है, और आप कह रहे हो कि सिर्फ एक ही दलित समाज के साथ होता है? सबके साथ होता है। कथा कहने से रोका जाता है, मंदिर में जाने से रोका जाता है, पुजारी बनने से रोका जाता है। आप कह रहे हो कि सिर्फ एक ही जाति के साथ होता है? बता देता हूँ, सबके साथ होता है, और सबके मिनट सबके साथ एक ही विचारधारा के लोग करते हैं, वो है ब्राह्मणिज्म। आप देखिए, आप जो भाषा सबके साथ बोल वही रहे लोग हैं, करते सुनिए, हैं, सबके साथ ब्राह्मणवाद वही लोग करते हैं। आप जो भाषा बोल ब्राह्मणवादी रहे हैं, दलित समाज को शोषण के रास्ते पे ले आ रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। 2000 का सन था, मैं पटना में था, उसमें 18 साल का होगा। उस हॉस्टल में मैं अकेला था अपने राजपूत जाति का, और उसमें 5-7 ब्राह्मण थे और एक यादव थे, एक, सिर्फ एक, 2। उन 2 यादवों के कारण करीब 1 दर्जन रविदास जाति वहां पर, रविदास और दूसरा बोला जाता है जो मैं नहीं बोलूंगा, उनके साथ रोज टॉर्चर किया जाता था। रोज उन्हीं अबे यादवों इसका तो कोई एविडेंस है नहीं, तो वैसे तो मैं भी बोल रहा हूँ एविडेंस दूंगा, सुन वो लीजिए। एक मिनट, वैसे तो मैं भी एविडेंस देता हूँ कि मैंने, हमारे साथ लोग थे, हमारे साथ जो 1 दर्जन यादव थे, उनके साथ एक या ब्राह्मण था, सबके साथ रेसिज्म करता था। वो तो मैं भी एग्जांपल दे दूंगा। जितना कम तथ्य की बात संख्या कर है रहा ना, हूँ, मैं सुनिए, तथ्य की बात कर आप रहा हूँ। अगर भूमियार आप से ऐसे सोचिए, आप ये मानते हैं ना कि एक विशेष वर्ग के पास जाति और संपत्ति, धन सब एक ही जाति के पास मैं इस विशेष बात रूप को से मानता है। हूँ कि 95% ब्राह्मण जो है गरीब है। गरीब नहीं है, कहाँ से है गरीब? अरे भाई 8 लाख, एक मिनट, 8 लाख पे आप ईडब्ल्यूएस ला दे रहे हो, और उसी 8 लाख की कमाई पे वो जो ओबीसी समाज के व्यक्ति हैं, उसको क्रीमी लेयर में डाल दे रहे हो। आप जज की बात करते हैं, क्या वो जज है इस देश में? क्या वो जज है? 3 गो सुप्रीम कोर्ट के जज के नाम बताइए जो इसी समय दलित समाज से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज दूसरी जगह मैं कह रहा हूँ, टोटल जज कितना होगा? 31 जज है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश में जज कितने होंगे? मुश्किल से 2-4 हजार। हाँ ठीक है, उससे सारे ब्राह्मणों का पेट चल जाएगा? अरे नहीं चलेगा, उसमें हिस्सा तो दो, उसमें हमारे फैसले पे। आप उसकी लड़ाई, आप अगर आप लड़ाई लड़िए ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ। आपकी अगर 2000-4000 जो भी जज है देश में, जितने भी जज हैं, अगर पेट नहीं चल पा रहा तो उनको हटा के सारे दलित लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को भर दीजिए ना। पत्रकार आपका पेट नहीं चल पा रहा है। पत्रकार महोदय, आपके पास डाटा नहीं है ब्राह्मणों में सिर्फ? आपके पास डाटा है? कितने जज हैं बताइए? मैं जज पे नहीं जा रहा हूँ यार, मैं रोजी रोटी पे जा रहा हूँ। 95% जो ब्राह्मण है, जो 5% जो ब्राह्मणों के पास सारी कुछ है, वो उन 95% को देखने को तैयार नहीं। नंबर 1, अगर जमीन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में सिर्फ भूमिहार जो ब्राह्मण होते हैं, त्यागी जो ब्राह्मण होते हैं, वही जमींदार हैं। ब्राह्मणों के पास कहीं दिया लगा के ढूंढिएगा, उसके पास 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 5 कट्ठा जमीन है। किसी किसी इलाके में मधुबनी चल जाइएगा तो दरभंगा, मधुबनी में
झूठ झूठ मत परोसिए। देखिए, आपने एक मिनट झूठ आप बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं जमींदार है, जमींदार है, जमींदार है, जमींदार है, उसके पास संपत्ति है, में कुछ वर्ग है, उसके मराठा है, जाट है, तो आप उसको जहाँ वो। अब आप सुनोगे नहीं, बोलिए, अब आप सुनोगे नहीं, बोलिए, बोले। आपने बोला कि जो 95% ब्राह्मण है वो गरीब है। अभी उदाहरण इतने एग्जाम्पल निकल रहे हैं, जो एसपी डीएसपी, ठीक है ना, जो समर समाज के लोग हैं, एसपी डीएसपी हैं, और वो क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, जो 8 लाख से ज्यादा कमाते हैं, आईआईटी के इंजीनियर तक, और क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना कर लाभ ले रहे हैं। तो जो फर्जी नैरेटिव जो डालने की कोशिश किया जाता है कि 95% ब्राह्मण है, जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जाती है ना, इसको मत खेलिए। आप गलत नैरेटिव परोस रहे हैं, गलत नैरेटिव। एक मिनट, जो सही आपने बोला, एक मिनट, आप जवाब तो सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। तभी से आप बोल रहे थे कि जो बिहार में है, जो अन्य देश में बोल रहा हूँ मैं, पूरे देश में जो भी है, ठीक है, पूरे देश 95% ब्राह्मण जो है रोजी रोटी या कहीं अभी आज भी मांग के खा रहे हैं। एक मिनट, जो भी ब्राह्मण है देश में, आपने बोला कि गरीब है, कुछ एरिया में उनके पास खेत नहीं है, खेत नहीं खेत है, ये दलित है, उनके पास ना तो घर बनवाने के लिए है, ना तो खेत है। अभी बिहार में एक जो डॉक्यूमेंट्री आई थी, आपने देखा होगा, 40 लाख दलित आबादी है, उनके पास घर बनवाने की जमीन नहीं है। मानता हूँ, अरे मानते नहीं हो आप नहीं मान रहे हो, आप झूठ नैरेटिव, प्रॉब्लम ये है। एक मिनट, आप झूठ नैरेटिव फैला रहे हो कि ब्राह्मण 95% दलित है, गरीब है। जो 95% ब्राह्मण है वो गरीब नहीं है, तो आपने झूठ नैरेटिव फैला रहे हो। आपने जो कहा ना, अभी खुद दलितों की स्थिति उनसे ज्यादा खराब है, बहुजनों की स्थिति उनसे ज्यादा खराब है, कि दलितों की स्थिति खराब नहीं, उनसे ज्यादा खराब है। जो 95% की आप बात करें, उससे ज्यादा खराब है। मैं कुछ और कह रहा हूँ, सुन लो। आपने कहा कि आईपीएस आईएएस हैं, बिल्कुल हैं, वो आईपीएस आईएएस में बहुत ज्यादा संख्या में है, और जुडिशियरी में ज्यादा संख्या में, मीडिया में है, इलाइट मीडिया में है, कारपोरेट में, एक मिनट, मीडिया में है, कारपोरेट में है, उसके पास जो लोकल अथॉरिटी है, उस लोकल अथॉरिटी में उनका सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, हर गांव में उनका वर्चस्व है, कब्जा है, जो जातिगत आधार पर भेदभाव करते हैं। मेरी बात सुनिए, उसमें होता क्या है कि जो 3% पूरे देश में ब्राह्मण है, 3% ब्राह्मण है, तो 100 करोड़ के हिसाब से 3 करोड़, ये 40 करोड़ के हिसाब से 1 करोड़, ये 4 करोड़ ब्राह्मण हो गए। 4 करोड़ में जो है, आप जो है मान लीजिए 1 करोड़ अच्छा बच्चा कच्चा हो गया, ठीक है, जो युवा हो गए 3 करोड़ हो गए। 3 करोड़ जो अभी तो डाटा आएगा जब जनगणना होता है, एक्चुअल डाटा हमने 3% ही बोल दिया, 3% में वो 4 करोड़ हुए, 4 करोड़ में 1 करोड़ बच्चा कच्चा अंडर 18 हो गए। जो 3 करोड़ ब्राह्मण बचे, भैया आपका तो 1 लाख में एसपी डीएसपी डीएम जज सब समटा जाएगा, 10 लाख में सब समटा जाएगा। डाटा देखिए हुआ क्या है। नहीं तो एक मिनट, अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो फिर तो उसमें तो हमारे और भी कम लोग हैं, और हमारी आबादी बहुत बड़ी है, तो हमारी तो परसेंटेज और भी कम। आबादी के बाद जाते हैं, अब आपने नई बात कही है, आबादी के हिसाब से इस देश में किसी को कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? जिसका जितना प्रतिनिधित्व है उतना मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसका तर्क देता हूं, नहीं मिलना चाहिए। मान लीजिए कि एक पिता के हम 2 संतान हैं, हम दोनों भाई हैं, मेरे 2 बच्चे हुए और आपके 10 हुए, तो आप इसका मतलब हमारा जमीन छीन लीजिएगा? नहीं। क्यों नहीं? सुनिए, वही बात आप कह रहे हैं। वो बात मैं नहीं बोल रहा हूं, वो बात नहीं बोल रहा हूं। आप ज्यादा पैदा करते जाइए, आपका जमीन वहाँ हो जाएगा। हमने एक मिनट, वो बात मैं नहीं बोल रहा हूं कि जिसकी जितनी संख्या है, मैं जमीनों की बात अभी नहीं, जो रिजर्वेशन है उसमें उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? 10 को पैदा कर लीजिएगा, हम 10 को रखे। नहीं 10 की बात नहीं, तो आप पैदा करिए, आपको कोई मना किया है? क्या क्यों? ये तो तब पैदा करिए। सुनिए, इंसान नहीं जानवर बन जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने बोला कहाँ जाएगा ये मिट्टी, कहाँ जाएगा ये देश? मैं बता रहा हूँ, आपने बोला एक बाप के 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का 2 बच्चा है, एक बच्चे का 10 हो गया, ठीक है। तो आप जो वो कहेगा कि तुमको इतना कहा है जी 5 बीघा, ठीक है, 5 बीघा में 10 है। अरे सुनो तो, आप तो सुन ही नहीं रहे हो यार, सिर्फ बोल रहे हो आप, बीच में उंगली कर दे रहे हो। नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 10 रोटी है, 2 भाई हैं, तो दोनों भाइयों के पास 5-5 रोटी जाना चाहिए। लेकिन एक भाई के पास 9 रोटी चला जाए, एक भाई के पास 1 रोटी चला जाए, ये नहीं होना चाहिए। अगर 2 भाई हैं तो दोनों के पास 5-5 रोटी जाना चाहिए। इसी बात को हम बोल रहे हैं, ये बात कही ना, आप कह रहे हैं जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, जनसंख्या के हिसाब से। अगर 2 भाई होगा तो मेरे दोस्तों
ये होगा, मेरी बात सुनिए। सुनिए जो अपर कास्ट की आप बात कर रहे हो, उनके पास जबरदस्ती छीन करके जमीनें, जो शुरू से जमीनें हैं उसको जबरदस्ती कब्जा करके जो लाया गया जमीन, एक लोगों के पास बहुत सारी जमीन हो गई, एक लोगों के पास जमीन नहीं है। भाई आज जो है छीनने की जो बात होती थी 1900 और जो एक मिनट, जो आप रोटी की बात कर रहे हो ना, यह बात रिजर्वेशन में लागू होता है, रिजर्वेशन के लिए होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर एक व्यक्ति के पास आबादी 80% है तो एक मिनट, एक व्यक्ति के पास अगर 80% आबादी है तो उसको आप 10 सीट देंगे, एक व्यक्ति के पास 20% आबादी है उसको 90% सीट दे देंगे, तो कहां से समस्या रहेगी कि आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा, इसका हिसाब घातक परिणाम होगा। बिल्कुल नहीं होगा, सुन लीजिए, बिल्कुल घातक परिणाम चुकी है, नहीं होगा। आज हमारी यमुना काली हो गई है, क्यों? अरे यमुना काली रिजर्वेशन की वजह से थोड़ी हुआ है, नहीं हुआ है, यमुना काली इंडस्ट्री की वजह से हुआ है। यमुना काली रिजर्वेशन कैसी बात कर रहे हो? सुन लीजिए, नहीं एक मिनट, यमुना काली रिजर्वेशन की वजह से कैसे हुआ है? आप जो है इतने ज्यादा बच्चे यूपी बिहार में पैदा कर लिए, आओ जी लेते आए, इतनी छोटी सी जगह में 7 करोड़ 8 करोड़ लोग भर दिए, जैसे इंसान नहीं हो गया, बंदर बिलाय हो गया, जानवर में तो उस जानवर। चाइना में कितनी आबादी है? चाइना में आबादी कितनी है? चाइना में आपसे कम आबादी। सुनिए कितनी आबादी, आप बताओ कितनी आबादी? डाटा की बात आबादी है, डाटा की बात करें तो कितनी आबादी? चाइना में आपसे रूरल एरिया में बहुत समस्या खराब उन्होंने। भाई अब आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के चले आओगे चाइना में ज्यादा गरीबी है। सुनिए तो सुनिए, आपने चाइना की आबादी नहीं पता? क्यों नहीं पता है? बताओ कितनी? लगभग बड़ा 1 करोड़, 130 करोड़ है वहाँ। 130 करोड़ है। चाइना की एक नदी का नाम आपको पता है? किसी एक नदी का, हुआंगहो नदी मैं ले रहा हूँ, हुआंगहो नदी, पीली नदी जो भी है, ठीक है, उस नदी को आप देखो कितनी साफ है। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, साफ है तो चाइना नहीं, एक मिनट, आपने बोला नदी काली है रिजर्वेशन की वजह से, नदी काली है इंडस्ट्री की वजह से, नदी काली है जो है कि सरकार की अव्यवस्था की वजह से, इंडस्ट्री रिजर्वेशन की वजह से नदी काली थोड़ी हो जाएगी। कैसी बात तो आया ही नहीं, मैं कह रहा हूँ। आपने बोला कि रिजर्वेशन की वजह से नदी काली है, मैंने कहा, आपने बोला कि रिजर्वेशन की वजह से नदी काली है, यमुना काली है। सुन लीजिए आप, जबरदस्त, मैंने कहा ये जो जनसंख्या के आधार पे जो रिजर्वेशन होता है तो बिल्कुल उसके कारण नदी ही नहीं काली होती है, उसके कारण सोच भी काली होती है, ब्राह्मणवाद की सोच काली होती है। अरे भाई, जनसंख्या के बात कहाँ से हो गया? जब मैंने कह लिया कि मान लीजिए हम दोनों एक ही माता, मान कैसे रहे? जनसंख्या के आधार पे। अरे आप क्या, एक मिनट, आप क्या भाई, जनसंख्या के आपकी बात लेते हैं, जनसंख्या के आधार पर अगर रिजर्वेशन है, यमुना काली की काली है तो उससे उसका क्या लिंक है? रिजर्वेशन का यमुना से क्या लिंक है? ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। अरे जहाँ तो सरकार व्यवस्था करना, सरकार रोक क्यों नहीं लगाती है? आप जब कह रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं रोक लगाती है, बताओ? सरकार आपकी है, सरकार क्या करे? गोली मार दे? सरकार आपकी है, कानून लेकर आए ना, सरकार कानून लेकर क्या है? सरकार कानून लेकर क्या है? जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर क्या है? जनसंख्या नियंत्रण, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात पर ये मान गए? नहीं माना नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अगर सरकार को लगती है कि जनसंख्या ज्यादा है तो मुझे नहीं लगता कि भारत की जनसंख्या ज्यादा है। अभी डाटा आया है कि भारत का जो जन्म दर है, व्यक्ति को लगता है कि जनसंख्या इतनी ज्यादा, भारत की जो भारत में एक्चुअली क्या है ना, मैं बता रहा हूँ इनका डर क्या है एक्चुअली। एक मिनट, मेरा लाइट थोड़ा सा कम हो गया, मैं बता रहा हूँ इनका डर क्या है। इनका डर जो है, इनका डर यह है कि जो हमारी आबादी है, जो संवर समाज की आबादी है वो तो कम हो रही है, दूसरे की आबादी बढ़ रही है, इनको डर एक्चुअली में उससे लगता है। हमें डर नहीं है, हमें आपके ऊपर डर है। अरे आपने बोला कि हमें डर है, आपने बोला भी कि हमें डर है, प्रकृति के ऊपर डर है, आपके ऊपर डर है? प्रकृति के ऊपर नहीं डर है। सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आपने जो बोला कि इसमें जो रिजर्वेशन, ठीक है ना, कि रिजर्वेशन जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है तो जाति का मैंने कहाँ बोला? मैंने बोला ना क्या के आधार पर नहीं होना चाहिए। कहाँ चले आते हैं? भारत का जन्म दर कितना है? जन्म दर कितना है आप बताइए? भाई साहब मेरी बात सुनिए, कोई डाटा है जन्म दर कितना है? भाई 140 करोड़ है। भारत का जन्म दर कितना है? जन्म दर से आप अभी अगर जन्म दर कितना है बताइए? मेरे भैया दुनिया में सबसे ज्यादा जन्म दर आप ही के यहाँ कितना है? छोड़िए ना कितना आता है। एक मिनट, इनको इसका भी डाटा नहीं पता है कि भारत में जन्म दर कितना है। भारत का जन्म डाटा नहीं है, लेकिन आप बिना डाटा के बहस करने चले। भारत का जन्म दर है 2.1 से 2.3 के बीच में है। जो स्टेबल एक अस्थायी जनसंख्या के लिए जो जन्म दर होता है वो 2.1 होता है। भारत का 2.1 से 2.3 है, ठीक है। तो जो भारत का जन्म दर है अब लगातार गिर रहा है। भारत का जन्म दर स्टेबल है इस टाइम पे, जो पहले था ना 3-4 वो गिर रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि जनसंख्या ज्यादा है? अब ये बातें भी, चर्चा भी शुरू हो गई है। इसी गिरने के कारण चर्चा शुरू हो गई है कि आरक्षण हटाओ, आरक्षण रखो।
आरक्षण बढ़ाओ। आरक्षण हटना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि जो 4000 सालों से 5000 सालों से रिजर्वेशन है वो हटना चाहिए। मैं ये अरे आपने बोला था, अभी बोला था आपने, शुरू में जब हमने डिबेट चालू किया था आपने बोला कि आरक्षण हटना चाहिए, आरक्षण गलत है। रिकॉर्ड होगा ना, वो कैमरे में रिकॉर्ड है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आरक्षण है वो कभी भी जनसंख्या के आधार पर अगर आप देंगे तो उससे ये होगा कि जो जनसंख्या में कम है, जैसे अब एक्चुअली क्या है कि ये लोग आते हैं आरएसएस की विचारधारा से, इनको डर है सबसे ज्यादा मुसलमानों से कि जो आरएसएस के लोग हैं वो आरएसएस में अगर रिजर्वेशन मिलेगा तो उनको ज्यादा मिलेगा, एससी एसटी ओबीसी को ज्यादा मिलेगा। पत्रकार महोदय हार रहे हैं हमसे, तो आप उस विचारधारा से आते हैं ना, आप उस विचारधारा से आते हैं तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जनसंख्या के आधार पे अगर जनसंख्या के आधार पे अगर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो फिर डिस्क्रिमिनेशन तो बढ़ता जा रहा है। एक कम विषय जो कम लोग हैं और वर्चस्ववादी लोग हैं शुरू से, उनके वर्चस्व को मतलब कि यूज करके वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। रोकना नहीं है, यादवों ने रोक लिया ना, कहाँ रोक लिया? यादवों का सर मुंडवा दिया जा रहा है, उसके ऊपर मूत्र छिड़का जा रहा है, कहाँ रुक गया है कथा कहने पे? मैं तो ये कहाँ रुक गया? अब मुख्यमंत्री लेवल के आदमी अभी 10 साल हुए होंगे यादव मुख्यमंत्री प्रदेश में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया था। सुनिए यादव जी मुख्यमंत्री, यादव जब मुख्यमंत्री होकर मंदिरों में जाता है, 2 दलित बहनों को बलात्कार करके रेप टांग दिया गया था। आपने खुद ही बोल दिया ना कि दलितों के साथ हुआ है। सुनिए, जब यादव मुख्यमंत्री और यादव के जो सबसे बड़े नेता हुआ है मुलायम सिंह जी, उन्होंने भरे मन से बयान दिया कि बच्चे हैं, गलती हो जाते हैं, सुनिए फांसी चढ़ा दोगे क्या? तो उस बयान की मैं निंदा करता हूँ। उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अगर वो जिंदा रहते तो उस पर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल की जाए। करेंगे उनसे कैसे लड़ेंगे? उस पर कानून है ना, संविधान में कानून है, बीएनएसएस में कानून है, बीएनएस में कानून है, संविधान में कानून है, बिल्कुल कानून है। मुख्यमंत्री वो बनने नहीं, अगर सुनिए वो चंद्रशेखर जी को नेता नहीं मानते, कह रहे हमें वोट दो। अब आप एक्चुअली क्या है ना, सोशल इशू को आप राजनीतिक इशू से मिला दे रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि जब भाई साहब, जब तक दलित समाज मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तब तक शोषण होता रहेगा, राजनीतिक मार्शल कौम नहीं बनेगा। एक राजनीतिक इशू है और जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है एक सामाजिक इशू है। समझ गए आप? तो एक मिनट, मैं इनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, लेकिन बहस होती रहनी चाहिए, इस टॉपिक पे बहस होती रहनी चाहिए और जारी रहनी चाहिए, शांतिपूर्वक बहस होनी चाहिए। आप लोगों ने सीखा, मैंने बताया कि दलित समाज को अब एक नई लड़ाई लड़ने की जरूरत है, उन्हें एक मार्शल कौम बनने की जरूरत है और तभी कुछ हो सकता है, और कोई उपाय नहीं हो सकता। दुनिया में कभी शोषण न रुका है न कभी रुकेगा, हर अन्याय के खिलाफ बगावत होती रहेगी। यही एक उपाय है। अपनी लड़ाई खुद लड़िए, बौद्ध में अपने आप को कन्वर्ट कीजिए, तब जाके कुछ होगा।